मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण सिन्हा है और मैं आज के इस सेशन में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक वेलकम करता हूं। और जैसा कि आपको पता ही है कि आप सब ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से 67th बीपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो सबसे पहले मैं आपकी सफलता के लिए आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत एक्साइटेड भी होंगे और हमें एक्साइटेड रह के ही अगले चरण की तैयारी जो कि हमारा मेंस का है उसको आगे निकालना है। और जो बीपीएससी के अंदर पोस्ट हैं जिसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा, क्योंकि अभी मेंस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो शायद उससे आपको पोस्ट का प्रेफरेंस ऑर्डर चयन करने में आपको सहूलियत होगी, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें दुविधा उत्पन्न करती है कि कौन सी सेवा का ऑर्डर मैं क्या रखूं, ताकि कल को हमें ऐसा ना लगे कि मैं पहले ही अगर इस चीज़ के बारे में अवेयर होता तो शायद मेरा कैरियर और ऊपर होता। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने थोड़ा सा आपको इस छोटे से सेशन में बतलाने की कोशिश की है, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जैसा कि हम अभी क्लास में बात कर रहे थे कि 67th बीपीएससी मेंस के फॉर्म भरने में पोस्ट प्रेफरेंस का एक अपना बड़ा रोल है और अब हम उस पर बात आपसे करने जा रहे हैं, जो कि आपको काफ़ी सीरियसली होके ध्यान में रखना है। और इसमें दो तरह के हमारे पोस्ट हैं, लेवल 9 और लेवल 7। तो हम दोनों को किस ऑर्डर में किस पोस्ट को हमको नंबर देना है वो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा और हम इसी चीज़ को आज आपको क्लियर करने जा रहे हैं। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूं आपको, आप उसमें थोड़ा बहुत अपने विवेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट पुलिस सर्विस के प्रति ज़्यादा है, किसी का प्रशासनिक सेवाओं में, सामाजिक सेवाओं के प्रति ज़्यादा है, या किन्हीं का ऐसा हो सकता है कि अपनी शारीरिक मापदंड की वजह से वो अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को नहीं कर पा रहे हों। तो इस चीज़ को उनको भी मद्देनजर रखना है। मैं एक जनरल व्यू आपको दे रहा हूं जो कि आपको इस चीज़ को करने में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि लेवल 9 का जो पोस्ट है आपका, जिसका कि ग्रेड पे 5400 है, इसके संदर्भ में जो पहला पोस्ट है आप लोग ऑलरेडी क्लियर हैं, मैं कोई नई बात आपसे नहीं कर रहा हूं, जिसके लिए आप लोग इस एग्जाम को इतनी मेहनत से कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से कर रहे हैं, और वो है एसडीओ, या उसको एसडीसी भी हम बोलते हैं और एसडीएम भी बोलते हैं। इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है और कहीं कोई डाउट भी नहीं है, तीनों पद एक ही हैं। जिम्मेवारी के हिसाब से कहीं पे जब आप जिला में होते हैं तो आपको सीनियर डिप्टी कलेक्टर बोल दिया जाएगा, जब आप अनुमंडल में होते हैं तो आपको सब डिविजनल ऑफिसर, जब आप मजिस्ट्रेट के पावर के साथ पोस्टिंग में होते हैं तो आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोला जाता है। जिसमें कि एडिशन बात यह है कि आपको एक सेक्शन जो है आपका ये है प्रोसीज्योर कोड सीपीसी, उसके अंदर आपको एक एडिशनल पावर मिल जाता है एसडीएम में, जिससे कि आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। किसी तरह के सिचुएशन जब ऐसी क्रिएट हो जाती है, प्रशासनिक सिचुएशन, तो वहां पे उनको एसडीएम की पावर दी जाती है। यानी ये जो पहला हमने पॉइंट लिखा है एसडीओ, एसडीसी, एसडीएम, ये आपका एक ही है, इसमें कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। लेवल 9 का पोस्ट है, ग्रेड पे 5400 है और वरीयता में सबसे ऊपर, क्योंकि इसी को आप क्वालिफाई करके आने वाले 20 साल 18 साल जो भी समय के अनुसार होगा आप आईएएस बन सकते हैं।
दूसरा जो प्रेफरेंस है, अगर आपकी शारीरिक मापदंड पूरी तरह से फिट हैं तो आप डिप्टी एसपी पुलिस उपाधीक्षक को रख सकते हैं। और अगर कोई छात्र या छात्राएं इस मापदंड को पूरा नहीं करती हैं तो उनका प्रेफरेंस और ऑर्डर फिर चेंज होके बिहार फाइनेंस सर्विस, बिहार वित्त सेवा वो होना चाहिए। अगर इन दोनों सर्विस की बात करूं, खासकर फर्स्ट और सेकंड की, तो आजकल के जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें क्या है कि आपको एसडीओ से या एसडीसी से या एसडीएम से जब आप जॉब में स्टार्ट करते हैं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि बिहार के कंटेक्स्ट में अभी जो सिनेरियो है इसमें आपको 25 से 30 साल का समय लग जाता है। हो सकता है आने वाले टाइम में यह सिचुएशन 20-22 साल का भी हो जाए। ये डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पे करता है कि कितनी वैकेंसी आने वाले टाइम में होगी आईएएस की, उसमें से आपके जो बैच हैं उस बैच में से कितने लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये आपका ओन कैरियर प्रोस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एसडीओ, एसडीसी, एसडीएम का जो पोस्ट है ये लेवल 9 से स्टार्ट होके 8 से 10 साल के अंदर आपको लेवल 11 का पोस्ट मिलेगा और वो कहलाएगा सीनियर एसडीएम। सीनियर एसडीएम में सफलतापूर्वक 8-10 साल की सेवा करने के बाद आप लेवल 2 में एडीएम का पोस्ट लेंगे। और एडीएम और डीडीसी जो कि बिहार में है एक ही पोस्ट होता है, किन्हीं को एडीएम बना दिया जाता है, किन्हीं को डीडीसी बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो आईएएस का पोस्ट है वो लेवल 13 में आप कम से कम बनेंगे। मतलब बिहार प्रशासनिक सेवा से लेवल 13 में पहुंचने पर ही आप आईएएस के लिए एलिजिबल होंगे और जब आप आईएएस बनेंगे तभी आप किसी जिला के डीएम बन सकेंगे। ठीक है। अब जो दूसरी चीज है, अगर हम इसको सचिवालय के हिसाब से देखें तो आपकी जो स्टार्टिंग की पोस्ट बनेगी अंडर सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या उसको स्पेशल सेक्रेटरी भी बोलते हैं, फिर ज्वाइंट या स्पेशल सेक्रेटरी हो सकता है और उसके बाद फिर आप सेक्रेटरी तक जा सकते हैं इन सम केसेस। बट टोटली डिपेंड्स कि आपने कितनी लंबी सर्विस दी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका कैरियर 24-25 साल में स्टार्ट हो जाता है तो आप सेक्रेटरी लेवल तक बड़े आराम से जा सकते हैं। जहां तक बात डिप्टी एसपी की है, इसमें आप पुलिस सेवा में सब डिवीजन लेवल के अधिकारी से स्टार्ट करते हैं एसडीपीओ के तौर पे। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रशासनिक सेवा के कंपैरिजन में जो प्रमोशन है वो बिहार में फास्ट है। आज की डेट में 18-19 साल में लोग डिप्टी एसपी से आईपीएस बन रहे हैं और आईपीएस बनने के बाद वो 10-15 साल अगर उनकी सर्विस बची हुई है तो इवन आईजी तक बड़े आराम से जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बिहार फाइनेंस सर्विस की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो कैरियर का स्टार्टिंग है ये कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर से शुरू होता है। आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर भी बन सकते हैं या आप डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी ये तीनों पद भी समान है, आपको इसमें कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तीनों पद डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर का है या डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर का है या कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर का है। उसके बाद आप इसमें फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, सीनियर ज्वाइंट कमिश्नर, इवन आप एडिशनल कमिश्नर ऑफ कॉमर्शियल टैक्सेस तक जा सकते हैं। ये आपका पूरा कैरियर का स्पैन है। ठीक है। अब बात आती है 4th नंबर पे। तो जहां तक मेरा अनुभव है उसके हिसाब से
मैंने ये ऑर्डर रखा है और वो है बिहार एजुकेशन सर्विस का, क्योंकि इसमें भी आपका रोल प्रशासनिक भी है, एकेडमिक भी है और सारा कुछ है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पोस्ट है बीपीएससी के अंदर जो है। तो आप चाहें तो 4th पे इसको 100% रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर चॉइस। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक है तो आप इसको ऑर्डर 5 में भी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से 4 में रखना अच्छा रहेगा आपका कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पर भी आप कम से कम एक नॉर्मल 30 साल की भी अगर सर्विस है तो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से कम रिटायर नहीं होंगे। इवन एनसीईआरटी वगैरह में आप डायरेक्टर एससीईआरटी वगैरह भी बन सकते हैं, जो कि एक बहुत अपेक्स लेवल की पोस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट में हमने जो सीरियल नंबर 5 पे रखा है वो है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद बिहार एजुकेशन सर्विस की हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट कस्टम एंड एक्साइज, ये हमने प्रेफरेंस ऑर्डर रखा है, ठीक है। आप यहां पर चाहें तो बिहार एजुकेशन सर्विस को 4 पे रख सकते हैं या इलेक्शन ऑफिसर को 4 पे रख सकते हैं, ये आपका अपना प्रिजुडिस होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो क्रम है वो इस तरह से बनता है। इसमें जो एक चीज है वो ये है कि 6 नंबर पे हमने रखा है लेबर सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो आप पोस्ट देख रहे हैं सीरियल नंबर 6 पे, ये एक अच्छे प्रशासनिक जॉब से जुड़ा हुआ है और बिहार में इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की आपकी संभावना बहुत ज्यादा है कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप लोग इतने शायद अवेयर नहीं होंगे इस पोस्ट के बारे में, लेकिन मैं आपको भविष्य के बारे में ये चीज बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में कोऑपरेटिव का सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है और वहां पे इस पोस्ट की अहमियत भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत तेजी से उभर रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण बिहार में आप जो बिहार का डेयरी इंडस्ट्री है, शायद आपको पता होगा कि बिहार का जो ये आपका ब्रांड है सुधा, ये बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है और इसी तरह से ये हर इंडस्ट्री में कोऑपरेटिव सेक्टर गवर्नमेंट बहुत तेजी से ग्रो करना चाहती है। मतलब कोऑपरेटिव के माध्यम से, चाहे वो बैंक्स का मसला हो, चाहे वो हाउसिंग का मसला हो या और भी जितने सेक्टर है एग्रीकल्चर में, सब में इसको बहुत तेजी से आगे ले जाना चाहती है। इसी में मैंने एक पोस्ट लिखा है असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटीज। इसके अंदर आपका महिला सशक्तिकरण, विधवा कल्याण या जो हमारे बच्चियां हैं उनका, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर आपको जो काम करना है समाज के उन वर्गों के लिए करना है जिनको सबसे ज्यादा सरकार के जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो और सब में कवर नहीं हो रहे हैं वो सब यहां कवर हो जाएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सर्विसेज। 7th नंबर पे हमने डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ये आपका होम गार्ड से रिलेटेड है, ये भी आपका पुलिस सेवा की तरह ही है लेकिन ये पूरे जिले के लेवल का ऑफिसर होगा। इसके अंडर होमगार्ड्स के जितने जवान जिले में पोस्टेड होंगे सब काम करेंगे और उनका सारा जो वर्क है वो कंट्रोल यहीं से होगा। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स। यहाँ पे दूसरा जो पोस्ट हमने लिखा है 7th नंबर पे वो है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का। आज के टाइम में बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में है और इसको देखते हुए प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो इस पोस्ट का भी रोल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट नौकरियों की तरफ भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट कंपनियों को लेके कॉन्फिडेंस में रोजगार क्रिएट करने के लिए डाटा बैंक बना रही है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को काफ़ी सिस्टमेटिक ये किया जा रहा है, जिससे कि उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट का रोजगार का क्या अपडेशन है सारा कुछ मिलता रहे। तो इसका इंपॉर्टेंस भी आज के डेट में बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो 8 नंबर पे मैंने रखा है सुपरिटेंडेंट जेल, ये एक जेल का पूर्ण प्रभारी होता है। जेल सुपरिटेंडेंट एक जेल का सबसे सर्वोच्च पद है और आप इसके थ्रू भी सोसाइटी की सेवा अच्छे से कर सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैंड ऑफ माइंड हो, तब आपके लिए ये पोस्ट भी बहुत ही अच्छा है। प्रोबेशन ऑफिसर, यह भी होम मिनिस्ट्री के अंदर है और ये भी जेल से ही रिलेटेड है। सुपरिटेंडेंट को काम में हेल्प करने के लिए दूसरे जो बड़े पदाधिकारी होते हैं वो प्रोबेशन ऑफिसर कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो 9 नंबर पे मैंने रखा है वो है डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर। आज के टाइम में जैसे जैसे शहरीकरण होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, रोजगार बढ़ता जा रहा है, ऑफिसेज बढ़ते जा रहे हैं, तो फायर की भी समस्या बहुत तेजी से डे टू डे लाइफ में आते जा रही है, इसलिए इसका रोल भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है। और इसी के साथ मैंने एक लास्ट जो पद आपका है 67th बीपीएससी के लिए, वो केन ऑफिसर का, ये पार्टिकुलरली शुगर इंडस्ट्री, हाँ, गन्ना उद्योग से रिलेटेड है, जिसका की डेवलपमेंट ये देखते हैं कि कितने गन्ने की खेती के लिए जमीन है, उस पर कितना गन्ना उगाया जा रहा है, कितना चीनी उद्योग लगा हुआ है, कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं। मतलब केन इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए जो जिला लेवल पे अधिकारी होते हैं वो केन ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका लेवल 9 में जो हमने वरीयता दिया है ये हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप इसमें अपने उससे विवेक से 10-20% ऊपर नीचे किसी प्रेफरेंस को कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैंने किसी को क्रम 5 दिया हो और आपने उसको 6 पे लिया हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो लिख दिया है वही फाइनल है, आप इसको अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको सुविधा होगी जो मैंने बताया इसके हिसाब से। ठीक है, अब हम अगर बात लेवल 7 की करते हैं, जिसका कि ग्रेड पे 4600 का है, तो यहाँ पर जो पहला पद मैंने क्रम में रखा है ये है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का रोल इसीलिए हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर को कवर करता है। यानी इसको हम कह सकते हैं अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, तीनों तरह के लेबर फोर्स को ये लेबर इन्फोर्समेंट जो आपके लेबर एक्ट हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने में गवर्नमेंट को सहयोग देता है। इस लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक कोऑर्डिनेटर का काम लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का होता है गवर्नमेंट के प्रति। दूसरा पोस्ट असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, आप इनसे तो डे टू डे लाइफ में भी जूझते हैं। जिला सहायक परिवहन पदाधिकारी, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, टैक्सी, कार या कोई भी वाहन चला रहे हैं, तो आपको कैसे चलना है, ट्रैफिक रूल रेगुलेशंस क्या हैं, उनको कंट्रोल कराने में, इवन आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड इशू है वो भी ये पदाधिकारी देखते हैं, है ना, जिनको आप कहते हैं आरटीओ ऑफिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। वहाँ पे जिला परिवहन अधिकारी को कोऑपरेट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट
ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं। थर्ड जो पोस्ट है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको पहले बीडीओ के नाम से भी जाना जाता था, ग्रामीण विकास पदाधिकारी। ये प्रखंड लेवल का पोस्ट है और प्रखंड के स्तर पर ये मतलब हमारी सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे ऊपर का पोस्ट माना जाता है। उसके बाद ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर, आज के पंचायती राज सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड फ्लो है उसका मॉनिटरिंग ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर ही कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से, इसीलिए मैंने इसको क्रम में काफी ऊपर रखा है। अब जो 5वें नंबर का पोस्ट है वो है रेवेन्यू ऑफिसर, जिसको हम पहले सर्कल ऑफिसर भी कहते थे, अंचलाधिकारी के नाम से जानते थे, जो कि रेवेन्यू मैटर लैंड इश्यूज को देखते हैं ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, अंचल के स्तर पर। लास्ट जो 6 नंबर पे पॉइंट है आपका, ये सप्लाई इंस्पेक्टर। आप जानते ही होंगे कि सरकार ने जन वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के नीचे तबके के लोगों को या गरीबी रेखा से नीचे वाले के लोगों के लिए राशनिंग की व्यवस्था की है। उसको मॉनिटरिंग करने के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाती है। और लास्ट में आज के टाइम में एक ये पोस्ट है ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर, क्योंकि हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें ST/SC का पॉपुलेशन भी काफी मास परसेंटेज में है, तो इनके लिए सरकार के द्वारा जो भी वेलफेयर स्कीम्स आती हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिले, उसके लिए ये ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर उसको इंप्लीमेंट कराने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अब आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में किस पोस्ट को कैसे रखना है। तो अब मैं ये चाहूंगा कि जो भी आपके पास एक बहुत सीमित समय है, इसको आप बहुत अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हुए, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए और पूरी लगन से मेंस की तैयारी 30-35 दिन जो समय मिला है इसमें करें। और इसमें जहां भी आपकी छोटी बड़ी कुछ लिजैसी रह रही है, जो कमियां रह रही है, जो गलतियां आपने पिछले एग्जाम्स में की हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसको और बेहतर तरीके से करें, ताकि जो अगले मंथ में एग्जाम आपका ये मेंस होने वाला है उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएं और साथ ही साथ अपने भविष्य को काफी उज्जवल बनाएं। और ये हमारी विशेष है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जब आप यहां तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आप ये अधिकारी बनने की पूरी योग्यता अपने आप में रखते हैं, पूरी काबिलियत अपने आप में रखते हैं। बस है कि आपको फोकस रहना है अपने टाइम के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति केयरफुल रहना है। तो निश्चित रूप से आपको इस सेवाओं में जाने से, SDM बनने से, डिप्टी SP बनने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको जिन्होंने 67th BPSC प्रिलिमिनरी क्वालिफाई किया है उनको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी अपने समय का सदुपयोग करके इस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो आप निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।